दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंजम्पशन फंक्शन पे। जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो भी मैथमेटिकल इसका पार्ट है, उस पर मैं बात करूंगा। एक्चुअली हर एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप नेट जेआरएफ की एग्जाम की बात करो, यूपी पीजीटी की बात करो, एनवीएस से करो, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो कंजम्पशन फंक्शन से आप जरूर देखोगे एक दो न्यूमेरिकल आपको मिलना ही मिलना है। तो दो क्वेश्चन नॉर्मली आप देखते हो इससे आता है, और कई बार मुझसे मेरे बहुत से व्यूअर हैं, चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बहुत से मेरे ऊपर मैसेज किए लोगों ने कि आप इसके ऊपर एक वीडियो डालिए, तो आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना रहा हूं। और अगर आप वीडियो को पूरा देख लो अच्छे से ना, तो एक तो इसके ऊपर से आपको बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि एक्चुअली हम करते कैसे हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, बट हम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडे क्लियर कर दूं, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे कि एक्चुअली हमको करना क्या होता है, कैसे हम करेंगे, क्या हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे इस तरह के क्वेश्चन को, जो भी कंजम्पशन फंक्शन रिलेटेड है, जिसमें जो है चाहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना हो, या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकालना हो, या फिर जो है एक्सपेंडिचर निकालना हो, या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना हो, तो आप सब कर सकते हो। बट आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और ये आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखो, मैं बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर करता चलो, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो है इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट, संस्थिति की कॉन्सेप्ट। कब हम कहेंगे कि इकोनॉमी में संस्थिति है, या फिर जब हम इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो एक्चुअली में संस्थिति का निर्धारण करेंगे कैसे। सबसे पहला प्रश्न ये कि संस्थिति का निर्धारण होगा कैसे, संस्थिति के लिए आवश्यक शर्त क्या है। देखो, संस्थिति के लिए जो आवश्यक शर्त है, अगर हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करें, तो संस्थिति की जो हमारी आवश्यक शर्त होने वाली है, आपको मैंने जब किन्सियन कराया है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जीडीपी है, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, और यहां पे हम जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड को रखते हैं, और यहां पे हम एक 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं, और इसी लाइन को हम जो है ई बराबर वाई लाइन कहते हैं, ई बराबर वाई लाइन कहते हैं। मतलब ये प्रत्येक पॉइंट इसका दिखाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम के कॉम्बिनेशन को, मतलब नेशनल इनकम को इस पे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो देखो, इक्विलिब्रियम के लिए जब हम किन्सियन क्रॉस को आप जो ही दिखाते हो और दिखाते हो कि ये इफेक्टिव डिमांड है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन आप हमेशा देखेंगे इस तरह के प्रश्न में, वो ई बराबर वाई से आएगा। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर नेशनल इनकम। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात जब मैं करूं, तो आप जानते हो टोटल एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई। तो सी प्लस आई इक्वल टू आई। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक शर्त ये आप तैयार रखिए कि सी प्लस आई इक्वल टू वाई, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल इनकम। तो एक चीज ये हमेशा आपको ध्यान रखिए कि हमेशा आपको जब ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये जो है इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां सी प्लस आई इक्वल टू वाई हो, पहली चीज। दूसरा, यहीं से आप देखिए कि अगर मैं कहता हूं ई बराबर वाई, तो एक दूसरी चीज भी आती है, ये है सी प्लस आई, और वाई इक्वल टू होता है सी प्लस एस। अगर हम सी और सी को कैंसिल करें तो आई बराबर एस। तो प्लांट सेविंग इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट। देखो, यही दो चीजें हैं जो बार बार घुमा के आएगी। या तो आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस नंबर पहले वाले इक्वेशन से, मतलब सी प्लस आई इक्वल टू वाई, तब भी आंसर मिलेगा। या कई प्रश्न ऐसे आपको सॉल्व करने होंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए एस बराबर आई दिखाना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, एक आप इस इक्विलिब्रियम को समझिए, कंडीशंस को, और दूसरा कंडीशन नंबर ये है, या तो प्लांट सेविंग प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो तब इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, या फिर जो है y इक्वल टू सी प्लस आई हो तो हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। तो ये इक्विलिब्रियम की जब भी बात करें कि जब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बताना है, या इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम जहां है वहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो या तो आप ये फार्मूला लगाइए सी प्लस आई बराबर वाई, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या फिर आई बराबर एस वाला फार्मूला लगाइए, इससे भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला चीज हमने आपसे ये बात कर ली कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब संस्थिति की बात की जाए तब। अब देखिए दूसरी चीज, अब दूसरा चीज आपको क्या देखना है, दूसरा चीज आपको देखना है कि जब हम डेल्टा वाई की बात करते हैं, तो ये होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के बराबर होता है। डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा एस के बराबर होता है। अगर इसमें सब में हम डेल्टा वाई की भाग दे दें, डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई,
तो आप ये समझोगे डेल्टा वाई बाई वाई 1 के बराबर होगा, और डेल्टा सी बाई वाई ये हमेशा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, और डेल्टा एस बटा वाई ये हमेशा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो एक इक्वेशन आपके सामने ये आपको तैयार करना है कि ये, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं कि जब एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो क्या दिखाता है एमपीसी कि डेल्टा वाई अगर चेंज होगा तो कितना कंजम्पशन चेंज होगा। इसी तरह डेल्टा इनकम अगर आपकी बढ़ रही है या घट रही है तो उससे आपकी सेविंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के बराबर होगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको आसानी से दे दिया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते समय आपको कुछ नहीं करता है, 1 माइनस 0.6 को घटा दो तो ये क्या आ जाएगा 0.4। तो एक चीज ये रखिएगा आप लोग ध्यान। तो ओके, तो ये चीज काफी आता है, इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे क्या जो है हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मल्टीप्लायर के इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। देखिए किसने का जब आप मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इसमें यही किस कहते थे कि अगर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाए, ध्यान से समझिए, तो आपकी नेशनल इनकम जो है इससे कई गुनी बढ़ जाएगी। और कितनी गुनी बढ़ जाएगी, ये मल्टीप्लायर के ऊपर निर्भर करेगा, ये मल्टीप्लायर के ऊपर निर्भर करेगा, ये मल्टीप्लायर के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये मल्टीप्लायर क्या हो गया, ये हो गया आपका, अगर आप ये मान लो कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ बनाते हो और ये नेशनल इनकम 400 करोड़ बढ़ जाए, 400 करोड़ बढ़ जाए, तो यहां पे जो मल्टीप्लायर आप निकालोगे वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई से निकालोगे। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो नेशनल इनकम बढ़ गई है 400 करोड़ बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 करोड़, तो के की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी। तो कई प्रश्न आप डेल्टा वाई, अब इसमें कई चीजें पूछी जा सकती है। अगर मान लो कि के दे दे कि 4 है और ये दे दे कि 100 करोड़ है, तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी, 400 करोड़ बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा। या मान लो ये के दे दे या फिर जो है आपका नेशनल इनकम 400 करोड़ दे दे, तो आप इससे इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, ये प्रश्न आता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि के इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है, जो दिखाता है कि अगर नेशनल इनकम कितनी गुनी बढ़ जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, और ये डिपेंड करता है के के ऊपर। अब एक सवाल है के किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये भी बहुत सवाल इसमें हम देखे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि के की वैल्यू किसके ऊपर निर्भर करेगी। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बेसिकली निर्भर करती है 1 माइनस एम पी सी पे, ये होती है के की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। यहां पे एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत प्रवृत्ति, ध्यान से समझिएगा। इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों के इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब जो एमपीएस है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। हिंदी में मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि हिंदी वाले लोगों को दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को मैं बोल ही रहा हूं, समझ रहे होंगे। ये है बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब ध्यान से समझो, अगर प्रवृत्ति ओके, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब देखो, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए, तो इससे जो मल्टीप्लायर होगा वो कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, मतलब अगर आप अपने इनकम का ज्यादा भाग सेव कर देंगे तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर प्रभाव डालेगा वो कम डालेगा, कि कम हो जाएगा। लेकिन अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो जाए, इसका मतलब आपने कंजम्पशन ज्यादा किया, उपभोग ज्यादा किया है। आप ध्यान से समझिए, तो जितना ज्यादा तुम उपभोग करोगे के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब जो ये के है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से सीधा संबंध रखता है, ये ध्यान रखिए। के अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। यहां देखिए, एमपीसी जितनी हाई होगी वो के ऊपर उतना ही ज्यादा प्रभाव डालेगी, उतना ही बढ़ाएगी, और एमपीसी की वैल्यू जितनी कम होगी वो के भी उसी तरह घटा देगी, ये कम हो जाएगी। इस ऐसा उल्टा देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना ज्यादा होगा आपका जो है के उतना ही कमजोर होगा, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बचत की सीमांत प्रवृत्ति जितनी कम होगी के की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। आप ध्यान से समझो, तो एमपीसी और के में जो संबंध आया वो डायरेक्ट आया, सीधा संबंध आया, सीधा संबंध। लिख लो बेटा, इसको लिख लो, सीधा संबंध है। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा जो के पावरफुल होगा, और उतना ज्यादा नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा आपकी सेविंग कैपेसिटी होगी उतना ही के की वैल्यू कम हो जाएगी। दोनों में जो संबंध है यहां लिख लीजिए, विपरीत संबंध है। कई बार सवाल पूछा जाता है, विपरीत संबंध है,
विपरीत संबंध है। और अगर ऐसा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितनी हाई होगी वो के की वैल्यू उतनी ही कम होगी और नेशनल इनकम वो उतना ही कम बढ़ाएगा। और अगर एमपीएस की वैल्यू जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू अगर कम है तो के हाई होगा, इसमें विपरीत संबंध है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से उपभोग की सीमांत से के का सीधा संबंध है। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखें कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा, की वैल्यू किसके ऊपर निर्भर करेगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के बराबर होगा, तो जितने भी ये सवाल पूछे जाते हैं आप इससे निकाल सकते हो। लेकिन इतनी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको इतना क्लियर है तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस सेट पे हम आ जाते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए पहले नंबर के प्रश्न पे हम आते हैं और देखिए कितना मजा आने वाला है। इसमें मैंने लिखा हूं कंजम्पशन फंक्शन एमसीक्यू, उपभोग फलन के एमसीक्यू पे हम चर्चा करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम लगाएंगे कैसे। कंजम्पशन फंक्शन दिया है, उपभोग फलन दिया है, ओके ना। गिवन कंजम्पशन फंक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिएगा। गिवन कंजम्पशन फंक्शन उपभोग फलन दिया है c इक्वल टू 150 प्लस 0.6y और निवेश व्यय का इंग्लिश है एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो है 2000 करोड़। तो आपको 2000 करोड़ दिया है यहाँ पे, तो आपको ज्ञात करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। पहली चीज क्या आपको ज्ञात करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा इक्विलिब्रियम एक्सपेंडिचर ऑन इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और सेविंग एट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अब देखिए तीन चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं। अब आपको तीन चीजें आपको बतानी है, ध्यान से समझिए। ये उपभोग फलन दिया हुआ है आपको, ये आपका उपभोग फलन c इक्वल टू 150 प्लस 0.6y ये दिया हुआ है और निवेश व्यय जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है वो 2000 करोड़ का दिया है। अब आपको पता लगाना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। फिर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको पता लगाना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे संस्थिति राष्ट्रीय आय पे उपभोग व्यय क्या होगा, फिर संस्थिति राष्ट्रीय आय पे बचत क्या होगा, सेविंग एट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अब देखो मैंने पहले ही कहा कि इक्विलिब्रियम की बात जब भी आए तो आपके पास दो फार्मूला है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास दो फार्मूला है। एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। पहला मैंने फार्मूला आपको बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे एक लाइन में खींचो जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है तो पहला मैंने आपको फार्मूला बताया कि y इक्वल टू c प्लस आई। या तो आप इसको लेके चलोगे ये कंडीशन, या दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि s इक्वल टू आई। दो ही शर्तें हैं जिसमें वो इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब प्रश्न देखो क्या दिया है, कंजम्पशन दिया है, c की वैल्यू दिया है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिया है और राष्ट्रीय आय की निकाला। इसका मतलब अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं तो कंजम्पशन भी दिया है और इन्वेस्टमेंट भी दिया है। देखिए कंजम्पशन फंक्शन भी दिया है और आप ये समझ पा रहे हो कि ये किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है। इसको भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ऐसे जो कंजम्पशन फंक्शन होते हैं ये जो है क्या है, ये जो है साइटर्न के कंजम्पशन फंक्शन है, किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है। अगर इसको आप देख रहे हो तो ये है किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन, इस तरह का है और यही कंजम्पशन फंक्शन का जो आकार है वो होता है c इक्वल टू a प्लस बी वाई के फॉर्म में। देखिए यही कंजम्पशन फंक्शन यहाँ दिया है। c का मतलब a जो है यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और b जो है यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है जो कि उपभोग फलन का ढाल, इस ढाल को दिखा रहा है। तो इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है, किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें दिया, एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर ये वाला हम फार्मूला लगा दें तो ये चीजें हमको बहुत आसानी से हम कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो नेशनल इनकम का लेवल क्या होगा। तो आइए राष्ट्रीय आय का संस्थिति स्तर या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम लोग फाइंड आउट करें कि ये क्या है, कैसे है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं यहां से। तो देखो y इक्वल टू क्या होगा, c प्लस आई और c दिया हुआ है 150 प्लस 0.6y और जो इन्वेस्टमेंट का लेवल आप देखिए 2000 करोड़ दिया है। तो यहां पे हम एज इट इज 2000 करोड़ को लिख देते हैं। अब आप देखोगे कि y यहां पर भी है और y यहां पे है, तो हम क्या करते हैं पक्षांतर कर देते हैं, इसको यहां पे लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 2000 और ये प्लस 150 है, तो ये आपका हो जाएगा 2150 और यहां पे आ जाएगा जब y से आप इसको घटाओगे, इसका मतलब यहाँ पे 1y है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब आप जानते होंगे 1y है और 1 में से 0.6y आप घटाओगे तो आएगा 0 माइनस 4y इक्वल टू आ गया हमारा 2150। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई 2150। अब इसको हमको सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालना है। y वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ मत करो, आप y इक्वल टू जब करो तो ये हो गया 2150 डिवाइडेड बाई 4। क्या हो गया, डिवाइडेड बाई
0.4। अब देखो ये 0.4 है, तो इसमें भी आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी आप क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया 2 1 5 0 0 डिवाइडेड बाई 4। अब करिए, 4 बचे 20 और बचा 1 और 15, 4 तिहाई 12, 3 30 और 4 सत्ते 28 और ये आ गया आपका 5375 करोड़ रुपए। अगर आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं गलत ना हुए, y की वैल्यू हम जब निकाले हैं तो भाग सही है कि नहीं, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट यही समझिए कि y कैसे निकलेगा। ये है 2150, इसमें हमने क्या किया, इसको दशमलव घटाने के लिए इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2150 था तो 21 से 500, 21,500 बटा 4 हो गया। तो 21,500 में आप 4 का अगर भाग दोगे तो ये आ गया 5,375। अगर आप एक बार देख लीजिएगा कि ये डिवीजन सही होना चाहिए, वैसे आप एक बार देख सकते हो। तो अब आप देखो, एक चीज हम लोगों ने यहां क्लियर कट निकाल लिया है और वो है संस्थिति राष्ट्रीय आय का स्तर। ये हमने लोगों ने निकाल लिया। यही पूछ रहा था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो हम लोगों ने इसी फार्मूला से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को निकाल लिया है। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है संस्थिति राष्ट्रीय आय पर उपभोग व्यय क्या होगा। संस्थिति राष्ट्रीय आय पे उपभोग व्यय क्या होगा। तो आप जरा देखो, इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला दिया हुआ है और इस कंजम्पशन फंक्शन में अगर हमको y की वैल्यू यहां पे पता लग गई तो क्या c हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। देखिए यही तो पूछ रहा है, संस्थिति राष्ट्रीय आय पे उपभोग व्यय। तो उपभोग व्यय में अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई है तो हमको कुछ करना थोड़े ना है, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा इसको स्लाइड को हम ऊपर करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। और यहां से अगर निकालना हम चाहें तो बहुत आसानी से क्या करेंगे, इसी को रख देंगे c इक्वल टू 150 प्लस 0.6y। और y की वैल्यू चूंकि हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया है और y की वैल्यू कितनी आई थी आप देख सकते हैं 5375। कितनी आई है, 5375। तो हमको कुछ नहीं करनी है, y की वैल्यू जो है यहीं पर रख देते हैं 150 प्लस 0.6 और यहां पे आप रख दीजिए 5375। बस अब आपको क्या करना है, 150 और इसमें जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 150 यहां प्लस होगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहां पे प्लस लगाना है आपको। तो यहां पे हम प्लस करेंगे और इसमें जो है क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 150 में जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं, 30 6 में 5 का गुणा करेंगे, 30 3 आया, 42 और 3 45, 5 आया, यहां आ गया 4 4 आ गया और 22 22 2 आ गया। तो अब ये हमारा आ गया 3225। तो अब 3225 में अगर हम 150 और ऐड कर दें तो आ गया 5733। ये आपका आ गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3375। यहां पे इनकम कितनी आ गई 5375। और जो दूसरा सवाल पूछा था वो भी हम लोग सॉल्व कर दिए कि संस्थिति राष्ट्रीय आय के पर उपभोग व्यय, ये भी हम लोगों ने पता लगा लिया है। ये हमारा आ गया 3375। बस क्या करना था, इसी कंजम्पशन फंक्शन में जो कि वो दिया है, चूंकि y की वैल्यू अब हमको पता लग गई है तो हम सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पता लगा देंगे। अब कह रहा है सेविंग एट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। तो सेविंग एट कैसे आप पता लगाएंगे, अब आप जानते हो सेविंग क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और ये पूछ रहा है सेविंग का स्तर, तो y माइनस सी हो जाएगा, y माइनस सी हो गया। और y की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके, s की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5375। और कंजम्पशन की भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए 3375। तो अब आपका सेविंग जो है इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आसानी से आप कर लोगे। तो सेविंग इक्वल टू हो गया 5375 माइनस 3375। अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0002। इसका मतलब जो सेविंग आ गया वो आ गया आपका 2000। बस ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो ये प्रश्न अगर आपके जब भी ये आए तो बहुत ध्यान से ये देखना है आपको, फिर से आपको मैं बता रहा हूं, देखना ये है कि इसके ऊपर हम इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं। या तो आप फार्मूला पहला वाला लगाओगे s बराबर i, ये लगाओगे, या फिर फार्मूला ये लगाओगे।
अगर इक्वेशन इस तरह दिया है कि एस और आई दिखाई दे रहा है तो ये फार्मूला लगाइएगा और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन दिया है जिसमें सी और आई दिया हो तो आप इस फार्मूला पे जाइएगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। दूसरा पेज मैंने आपको समझाने के लिए खाली छोड़ा था। अब आ जाइए यहां पे। अब कह रहा है सेविंग फंक्शन यहां दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सेविंग फंक्शन दिया है, एस दिया है -50 प्लस 0.55। अब देखिए ये बचत फलन दिया है और बचत फलन आप जानते हैं इसी फॉर्म में होता है -50 प्लस 0.5 वाई। और निवेश जो व्यय दिया है 7000 है। तो ज्ञात करिए राष्ट्रीय आय का संस्थिति स्तर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, मतलब संस्थिति राष्ट्रीय आय के स्तर पर उपभोग व्यय। अब देखो अभी मैं आपसे पहले कहा कि देखिए दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के, हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। अब कौन सा जो है हम कंडीशंस लगाएंगे, ये इस शर्त को लगाएंगे, संस्थिति के शर्त को, ये क्वेश्चन देख के हम समझेंगे। पहले वाले सवाल में हम लोगों ने संस्थिति का शर्त y = c + i निकाला, जो कि आपको मैं बताया कि ये आया कहां से। दूसरा कंडीशन मैंने कहा था कि कुछ प्रश्नों में s = i से निकाला जाएगा। अब ये आप देखो सेविंग फंक्शन दिया है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया और अब इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम पूछा जा रहा है। तो अब आपका जो शर्त आप लगाएंगे वो दूसरा वाला शर्त लगाएंगे, पहले वाले को नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले वाले पे ये देखिएगा ना तो कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि सेविंग फंक्शन ऐसा क्यों है, ये भी आप समझ रहे होंगे क्यों है भाई सेविंग फंक्शन ऐसा। तो यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गया कि इस फार्मूला से हमको निकालना है। पहले वाले फार्मूला यहां पे लागू नहीं होगा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब पहले आपको मैं बताऊं कि ये सेविंग फंक्शन, कई बार हमारे पास जो है हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं वो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सेविंग फंक्शन ये ऐसे आता कैसे। तो पहले आइए इस पे थोड़ा सा क्लियर करें कि सेविंग फंक्शन ये कैसे इस फॉर्म में आता है, फिर आपको और अच्छा लगेगा ऐसे प्रश्नों को लगाने में। आप जानते हो y = c + s, ये होता है y = c + s। अब आप जानते हो कि जो किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन है वो होता है c = a + by के फॉर्म में। अभी मैं आपको जस्ट बताया था कि किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन आप देखोगे तो हमेशा किन्सियन कंजम्पशन फंक्शन इस रूप में आपको मिलेगा और इसका मतलब ये a है, इसका जो ढाल b है और ये जो है c = a + by के फॉर्म में है। तो अब आप देखो यहां पे c हमको a + by दिया हुआ है, तो यहां पे इसके वैल्यू को हम पुट करते हैं। y = c की जगह पे हम रख देते हैं a + by, a + dy लिखते हैं और यहां पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं +s का। और हमको एक्चुअली अब निकालना क्या है, सेविंग फंक्शन, ये निकालना है। तो जब तुम सेविंग फंक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, अब जब सेविंग निकालना होगा तो ये होगा y, इसमें से जाएगा -a - by, ऐसे होगा। जब ये करोगे तभी तो सेविंग फंक्शन आएगा। देखो हमने क्या किया, सिंपल पक्षांतर किया, s को क्या किया है हम यही रखे हैं और -a को यहां लेके गए हैं, -by को यहां किए, तो s = हमारा आ गया y - a - by। अब देखो यहां पे -a को हम बाहर ले लेते हैं, इस -a को बाहर ले आते हैं, यहां ले आते हैं, तो अब क्या बचा हमारे पास y - by, ये बच गया। अब देखो यहां पे -a एज इट इज रख लेते हैं जो ऑटोनॉमस है और प्लस यहां पे हम y को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 1 - b और ये आ गया हमारा जो सेविंग फंक्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दें जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जो सेविंग फंक्शन अब हमारे पास आ रहा है, जो सेविंग फंक्शन आ रहा है, ये आ रहा -a + 1 - b और y। अब आप जानते हो कि जो b है वो इसका ढाल है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, आपको मैं बता चुका हूं अभी पहले ही। तो यहां पे हम s = -a और 1 - b का मतलब क्या होगा, आपको बताया ना कि MPC + MPS = 1। तो 1 - b का मतलब क्या हुआ कि 1 - MPC, ये मतलब क्या हुआ कि 1 - MPC। तो 1 - MPC अगर यहां पे आप करोगे तो MPS बच जाएगा, MPS। तो इसका मतलब ये हो गया आपका -a + MPSY। देखिए यही आपका जो है आपका ये फार्मूला था जो अभी आपको दिया गया था। और कई बार मैं देखता हूं इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया जाता है और सेविंग फंक्शन पूछा जाता है। तो सेविंग फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो माइनस यहां पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा और प्लस MPSY होगा या फिर 1 - BY होगा। अगर 1 - B है तो ये MPC है, फिर समझ लीजिएगा, और अगर MPS है तो फिर जो है 1 - नहीं होगा, क्योंकि 1 - b का मतलब ये MPS है, जिसको कई बार किताबों में इस रूप में भी आप देखते हो लिखा आपको मिलता है कि s = -a + sy, और s का मतलब यहां पे होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
तो इसी फार्म में अगर आप ऊपर वाले प्रश्न को मैं आपको दिखाऊं तो सेम ऐसे ही प्रश्न यहां पे दिया गया था। अब आप देखिए सेम प्रश्न ऐसे दिया गया है कि जो सेविंग फंक्शन है एस इक्वल टू -50 प्लस 0.5 वाई है। तो आप समझ गए हैं कि ये जो है दिया गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को, और निवेश इतना दिया गया है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो कैसे लगाओगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम? पहला फार्मूला नहीं लगेगा कंडीशन, दूसरा कंडीशन लगेगा जिसमें एस बराबर आई है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एस बराबर आई के फार्मूले पर हम इसको बेस करके लगाने का प्रयास करते हैं, और देखिए कितने आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि संतुलन के लिए हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाना है, एस बराबर आई का फार्मूला लगाना है, एस बराबर आई। तो एस बराबर आई कैसे होगा, यहां हो गया -50 प्लस 0.5 वाई इक्वल टू आई। आई है 7,000 करोड़, यहां पे कितना है 7,000 करोड़। अब देखिए 0.5 वाई इक्वल टू आपका ये हो गया 7,000 प्लस 50, इसकी वैल्यू हो गई 7050, 7,050, 7,050। अब देखिए इसकी वैल्यू अब हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 7050 डिवाइडेड बाई 0.5। देखिए अब इसको दो तरीके हैं, या तो मैं इससे भाग दूं तब भी आ जाएगा इसका आंसर, या फिर मैं क्या करूं कि इसमें जो है 10 का मल्टीप्लाई करूं, इसका भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर तुम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70500 डिवाइडेड बाई 5। ओके, और अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं, 2 का, और इसमें भी 2 का कर दूं, किसी तरह भी कर सकते हो, तो जस्ट इसको 2 गुना कर दो तुम, तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 0, ये हो गया 0 और 0 1 और 14,000। अब ये क्या हो गया, और यहां पे हो गया 10, तो 10 से ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 14,100। तो अब ये y की वैल्यू यहां पे आ गई हमारी ये 14,100। तो क्या करना था, सिंपल गुणा भाग आप कर लेना, तरीका मैं बता दिया आपको कि बस ये s बराबर y कर देंगे, और यहां पे आप क्या ले जाएंगे, जो 7,050 है उसमें 0.5 से भाग दोगे, तो जो भी भाग दोगे तो ये हो जाएगा 14,000 और ये 100 हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि ये राष्ट्रीय आय का संस्थिति स्तर निकाल दिया है। अब दूसरा पूछ रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब क्या निकालना है आपको, संस्थिति राष्ट्रीय आय के स्तर पे उपभोग व्यय। अब देखो यहां पे उपभोग व्यय पूछ रहा है, और आपको यहां पे सेविंग दिया हुआ है, तो इस सेविंग से हम कंजम्पशन निकाल देते हैं। सेविंग से क्या निकालते हैं, कंजम्पशन निकालते हैं, और उसके बाद जो है सेविंग से कंजम्पशन निकालेंगे, और इसको हम लोग फिर से इसी वैल्यू को वहां पे पुट आउट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको मैं बताऊं, बहुत आसान है, कोई मतलब नहीं है इसमें, वही सब कुछ लगेगा, बस y इक्वल टू सी प्लस एस। y इक्वल, अब हमको निकालना है c, निकालना है आपको, क्योंकि s दिया हुआ है तो c निकालना है। तो c इक्वल टू क्या होगा, y माइनस एस, y माइनस एस। तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है 14,000 और 100, और सेविंग फंक्शन भी हमको दिया हुआ है। आइए देखते हैं सेविंग फंक्शन क्या दिया हुआ है। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है -50, सेविंग फंक्शन दिया है -50 -50 प्लस 0.5y प्लस 0.5y, बस। तो इसी में इसके वैल्यू को अगर हम रख दें तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 14,100 माइनस, ये हो गया -50, और ये आ गया हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाई y। तो y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया यहां पे 14,100 बस। तो अब आपको क्या करना है, 14,100 माइनस -50 प्लस क्या होगा, आप अब इसको गुणा कर दीजिए, आप वही चीज आ जाएगा जितना पहले हम किए थे, 7,050
ओके, और 7050 में से ये 50 निकलेगा, 14100 माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 7000 माइनस, तो ये कंजम्पशन आपका आ गया, ये इससे निकाल लेंगे आप लोग, इसी फार्मूला से निकल जाएगा 14000, ये आ जाएगा आपका 7100 आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस किए हैं तो ये माइनस हटेगा तो ये प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14100 माइनस ये आ जाएगा आपका 7000, तो क्या आ जाएगा आपका 7100, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ओके, अब आ जाइए आपका, अब ये क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, और इसको एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है और आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्या दिया है, एक अर्थव्यवस्था संस्थिति में है और आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि नेशनल इनकम 500 करोड़ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है 30 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेंडिचर 70 करोड़ रुपए है। अब देखो तुमको ज्ञात करना है इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखो यहां पे ये सारे जो चीज दी गई है यहीं पे देखिए थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये पूछ रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने की बात, और यहां पे जो इक्वेशन आप देख रहे हो वो y दिया है, यहां देखो y दिया है, दूसरे पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन a दिया है, और फिर जो है इन्वेस्टमेंट दिया है i दिया है। ओके, ये दिया है आपको, मतलब जो इसमें जो कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया है, जो इसमें फैक्ट दिया गया, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं, और इससे जो है आगे हमको फिर जो है ये निकालना पड़ेगा सेविंग फंक्शन के रूप में। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम देख लेते हैं S बराबर I से, S बराबर I से इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लेते हैं। यहां पे देखो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यहां पे 70 करोड़ S, और I की वैल्यू जो है यहां दी गई है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितनी दिया है 70 करोड़, तो यहां डाल दो 70 करोड़, और सेविंग की जो वैल्यू होगी आपकी, उस सेविंग की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, यहां से आएगा आपकी सेविंग की वैल्यू होगी आपकी S इक्वल टू माइनस C0। तो C0 यहां पे कितना दिया हुआ है, आप ये देख लो कि C0 दिया कितना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन स्वायत्त उपभोग माइनस 30 करोड़ दिया, तो यहां माइनस 30 करोड़, और प्लस MPSY, यही आपको निकालना है MPS और Y, और Y की वैल्यू यहां पे देखिए 500 करोड़ दिया है, 500 करोड़ दिया है। यहां से देखिए हमने पहले निकाल के रखा था y इक्वल टू C प्लस S है, पहले अभी जस्ट मैं बताया था कि कैसे निकालते हैं। जब भी कंजम्पशन फंक्शन दिया और सेविंग पूछा तो सेविंग्स कैसे निकालोगे, S इक्वल टू y माइनस सी, और यहाँ पे C0 माइनस बी वाई। अभी जस्ट इसके पहले मैं आपको बताया था कि सेविंग हमेशा क्या होता है, माइनस C0 प्लस y 1 माइनस बी, या फिर C0 1 माइनस बी, चूंकि MPC है तो ये 1 माइनस बी MPS के बराबर हो जाएगा, तो S इक्वल टू माइनस C0 प्लस MPS प्लस y हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई y हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सेविंग। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेविंग वाले को, तो माइनस ये हो गया हमारा 30 हो गया, और प्लस हो गया MPS जो पता लगाना है, और प्लस ये हो गया हमारा 500। ओके, तो ये आ गया देखिए, तो ये हो गया MPS मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल टू हो गया 70, और प्लस 30 इक्वल टू जाके हो गया आपका 100। तो MPS जब तुम निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 500, या इक्वल टू हो गया 1.5, और 1/5 का मतलब है 0.2। देखो हमेशा क्वेश्चन तब तुम समझ जाना गलत है कि जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये 0 और 1 के बीच में ना है, तो हमेशा देखो 0.2 इसका मतलब सही है। अब ये हमारा निकल गया हम लोगों का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके ना, कैलकुलेट करना था, तो बस यही था, तो 0.8। अगर कहीं तुमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछ लेता तो क्या करते, 1 माइनस 0.2 कर देते, और ये हो जाता 0.8। दिस इज सो सिंपल, ये सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो ये सवाल आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से संबंधित है, जिसको आप कर दिए। अब देखिए चौथे नंबर का सवाल है यहाँ पे कि इन एन इकोनॉमी इनकम इज ग्रीन बाई 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ से राष्ट्रीय आय बढ़ गई, एज रिजल्ट अ राइज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाई 1,000 करोड़। अब ये कह रहा है एज ए रिजल्ट अ राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई और एमपीसी उपभोग की सीमा। दो चीजें आपको निकालनी। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा 1,000 करोड़,
और इकोनॉमी में इनकम कितना इंक्रीज हो गया, 10,000 करोड़। तो सबसे आसान मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, गुणक कैसे निकालते हो आप लोग, डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई। यही तो देखते हैं कि निवेश बढ़ने से राष्ट्रीय आय कितना गुना बढ़ गया, यही तो दिखाता है कि डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होता है, के इंटू डेल्टा आई, यही तो निकालते हैं हम लोग बस। तो इसको कैसे निकालोगे, तो के इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो राष्ट्रीय आय कितना बढ़ गया, 10,000 करोड़, तो यहाँ डाल दो 10,000 करोड़। और इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया था, 1,000 करोड़, तो 1,000 करोड़ यहाँ डालो, तो 1007। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू 10 के बराबर हो गया। बस सिंपल सी इसकी वैल्यू हो गई 10 के बराबर हो गई। अब कह रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको एमपीसी भी निकालनी है। तो देखो जब के निकल गया, तो अभी मैं बताया था के इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक। और के की वैल्यू आ गई 10, और 10 बराबर 1 माइनस एमपीसी। तो अगर मैं इसको यहां पे 1 कर दूं तो होगा 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू, ओके ना। अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से इसमें अगर आप एमपीसी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर दिया हम इसको, क्या किया ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, तो ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। तो 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू हो गया 0.1। तो अब तुम एमपीसी जब इसको पक्षांतर करोगे तो ये यहां पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 0.1, उत्तर आएगा 0.9। ये हो गया आंसर 0.9 एमपीसी। बस सीधी सी बात है। अब अगर मान लो तुमसे पूछता कि एमपीएस निकाल तो एमपीएस क्या हो जाता, 1 माइनस एमपीसी हो जाता तुम्हारा, तो ये एमपीएस निकल जाता, तो एमपीएस कितना निकल जाता, 0.1, जो कि यहां था वैल्यू। तो बस ऐसे सवाल आए, बस आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन को हमको किस फार्मूला में रखना है, क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, इन एन इकोनॉमी 75% इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। खुद ध्यान से समझो, मैं हिंदी में बता रहा हूं। इन एन इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था है जिसका 75% इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। जो 75% उनका जो है इनकम है वो कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाई 1,000 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट मान लो 1,000 करोड़ बढ़ जाता है, तो टोटल इंक्रीज इन इनकम आपको पता लगाना है कितनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुल उपभोग व्यय में कितना वृद्धि हुआ। ध्यान से समझ लो, हिंदी में बता रहा हूं। इन एन इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था में 75% इंक्रीज इन इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, 75% जो आय में वृद्धि होती है वो उपभोग के ऊपर खर्च होता है। तो सबसे पहले तुम एमपीसी क्या होता है, एमपीसी निकालो यहां से, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई क्या हो गया तुम्हारा, 75/100, 0.75 हो गया। अब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों ने कलर चेंज कर दूं निकाल दिए, 0.75 हो गया। अब कह रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 1,000। अब कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया, 1,000 करोड़ बढ़ गया। मान लो कि 1,000 करोड़ रुपया बढ़ गया, तो पूछ रहा है टोटल इंक्रीज इन इनकम। अब बताओ आप आय में कितनी वृद्धि होगी। तो अभी आपने देखा कि यहां चूंकि एमपीसी निकाल चुके हैं तो के निकाल लें हम लोग, के निकाल लें। के क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी होता है। तो 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1 माइनस 1 में से 0.75 घटाओगे तो 0.25 आ जाएगा, इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। तो अब यहीं पे फार्मूला रख देते हैं हम लोग कि के इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। अब के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ 4, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हो गई यही पता लगाना है आपको। देखिए टोटल इंक्रीज इन इनकम, और डेल्टा वाई कितना बढ़ा था आपका, 1,000 करोड़। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हो गई, 4 मल्टीप्लाई बाई 1,000 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4,000 करोड़। उत्तर क्या हो गया आपका, 4,000 करोड़। बस यही आंसर है, 4,000 करोड़। अब कह रहा है कि टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप ये बताओ कि आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कैसे कैसे पता लगाओगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ। अब दो चीजें देखिए आपको पता लग गई है। क्या पता लग गई है, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक जल्दी से क्लियर करिए। ये चीज अब हमको निकालना है, लास्ट में हमको ये चीज निकालना है, ये वाला फार्मूला। तुमको पता लग गया एमपीसी, पता लग गया है एमपीसी कितना है हमारा, यहां से निकाल चुके हैं 0.75, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि है 4,000 करोड़, ये दोनों पता लग गया है। तो कंजम्पशन में कितना वृद्धि हुआ इस फार्मूला से लगाएंगे, डेल्टा सी इक्वल टू एमपीसी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई। तो इससे आप लगाओ
जो डेल्टा सी आपका आएगा इससे आएगा, डेल्टा सी इक्वल टू एमपीसी 0.75, और जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो है 4000 करोड़, तो 4000 करोड़ ये हो गया आपका। तो आप डेल्टा सी निकाल लेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 4000, और ये आ जाएगा आपका जो भी 3780 करोड़, ये आ जाएगा आपका 3780 करोड़। कि ये चीज दिखाएगा कि एमपीसी जो क्या होता है, एमपीसी आपको मैं बता चुका हूं, एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इसी फार्मूला से मैं इसको लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। एमपीसी क्या दिखा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि पता लग गई हमको और एमपीसी भी पता लग गया, तो क्या करना है, डेल्टा सी जब निकालोगे तो एमपीसी, इस पे भी देखो सवाल आता है, ये वाला भी ध्यान रखना। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या दिखाता है, मार्जिनल प्रोपेंसी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या दिखाती है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दिखाती है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से उपभोग कितना बढ़ेगा। तो जब डेल्टा सी तक तुमको कभी निकालना हो तो क्या करोगे, एमपीसी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई, तो आपका आराम से पता लग जाएगा कि उपभोग प्रवृत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है। दिस इज सो सिंपल। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मजेदार है। कह रहा है कि एमपीसी 0.75 है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम, ओके ना, आरएस 600 करोड़, फाइंड आउट मल्टीप्लायर। अब देखो एमपीसी की वैल्यू दिया है तुम्हारा 0.75, अब कह रहा है हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कितना जो है निवेश करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय आय में कितना हो जाए, 600 करोड़ की वृद्धि हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहां से के निकालते हैं। आप के कैसे निकालोगे, 1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू दिया है 0.75 या 1 माइनस 0.25 या इसकी वैल्यू हो गई 4, तो तुम्हारा के की जो वैल्यू निकल गई ये हो गई 4। तो अब क्या हो रहा है, के इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, डेल्टा वाई बता डेल्टा आई, ओके ना। तो कह रहा है फाइंड आउट मल्टीप्लायर। अब डेल्टा वाई कितना हो गया, इंक्रीज इनकम 600 करोड़, इंक्रीज इनकम ये कितनी हो गई, के की वैल्यू 4, इंक्रीज इनकम कितनी हो गई 600 करोड़, 600 करोड़। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, अब ये निकाल दो तुम्हारा आई, आई निकाल दो, ये मान लो हो गया 1, तो क्या हो गया 4i इक्वल टू हो गया तुम्हारा 600 करोड़ हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 600 करोड़ बटा 4, तो कितना हो गया 150 करोड़, 150 करोड़ ये हो गया। देखो दोनों चीज निकल गया। फाइंड आउट मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई पता लगाते हैं, के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, तो तुम देख रहे हो एमपीसी 0.75 दिया है तो घटा दिया मैंने, तो क्या आ गया 4 आ गया। अब के इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, अब यही मुझे निकालना है, तो डेल्टा वाई क्या होगा, आप यहाँ पे 1 मानोगे तो के डेल्टा आई इक्वल टू वाई, तो डेल्टा आई बराबर कितना हो जाएगा, के से इसमें भाग दे देंगे 4 से, तो 150 करोड़ आ जाएगा। बहुत आसान है, अच्छे से कर सकते हो तुम लोग। अब देखो फाइंड आउट एमपीसी व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1। देखिए ये भी सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, ये भी सवाल कई बार पूछा गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता लगाना है जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है 1 के बराबर है, आपको पता लगाना है एमपीसी। तो फार्मूला देखो, के इक्वल टू मैंने आपको बताया 1 माइनस एमपीसी, अब के की वैल्यू दे दिया 1, तो 1 माइनस एमपीसी, अब लिख दो 1 बाई 1, इसका मतलब 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1, तो एमपीसी इक्वल टू क्या हो गया आपका, अगर इसको मैं यहां करूं और इसको यहां करूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शून्य है, जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है इसका मतलब जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शून्य है, सबका सब सेव कर दिया जाता है। अब देखिए ये भी सवाल बहुत पूछा गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार मैं देखा हूं सवाल पूछा गया। देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां दिया है एमपीसी बराबर एमपीएस, ठीक है ना। अब तुम देखो यहां पे एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होता है। अब ये चूंकि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.5 होगी, इसकी भी वैल्यू 0.5 होगी, तभी तो ये 1 के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया, नहीं तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ये हो सकता था 0.4 हो, ये हो सकता था 0.6 हो, ये तो हो सकता था, लेकिन होगा इसलिए नहीं क्योंकि ये दे दिया है कि एमपीसी और एमपीएस बराबर है, इसका मतलब दोनों 0.5 है। अब तुमको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो के इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस, चाहे तुम एमपीएस डायरेक्ट लिख दो या फिर लिख दो 1 माइनस एमपीसी,
दोनों वही आएगा। तो 1 माइनस एमपीएस 0.5 लिखोगे तो क्या करो, आप इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करो, तो 10/5, इसका मतलब 2, इसका मतलब जो कल के की वैल्यू है 2 है। तो कहने का मतलब ये दोस्त कि आप ये सवाल आपको छोड़ के जाता हूं मैं, आपको ये सवाल करना है। चलिए, और आपको मुझे मैसेज करना है कि आप लोग इस सवाल को कर पा रहे हो कि नहीं, और आपको कौन सा मेथड, कौन सा आपको शर्त लगा रहे हैं ये भी मुझे बताना है। तो दिस इज सो सिंपल। कह रहा है कि गिवन दैट सेविंग इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 दिया है कि जो बचत फलन है, ध्यान से समझिए, जो बचत फलन है वो आपको इस तरह से दिया है सेविंग। अब कह रहा है आई इक्वल टू क्या है 5000, अब दे दिया आई की वैल्यू दे दिया 5, तो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम सी। अब देखो बहुत क्लियर, मैं आपको बहुत क्लियर बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास जो है दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन में हम y इक्वल टू सी प्लस आई ले लेते हैं, और दूसरे कंडीशन में हम आते हैं i बराबर s। अब आप बताओ कौन सा तुम लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, किससे सही रहेगा आप बताइए जल्दी से। आप मेरे हिसाब से क्या लेना चाहिए आपको, सेकंड वाला लेना चाहिए। i बराबर s से आप ले लो, और i बराबर s से आपकी क्या वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो आप यहां पे रखोगे तो क्या निकल आएगी, s की वैल्यू, या फिर सिंपल अगर s दिया है तो तुम वो निकाल लो, क्योंकि आप कर सकते हो ना c प्लस एस इक्वल टू वाई, तो तुम इससे क्या निकाल लो, इसी वैल्यू से अगर तुमको कंजम्पशन फंक्शन निकालना है तो कंजम्पशन फंक्शन निकाल लो। तो सीधी सी बात है, यहां से सेविंग दिया हुआ है तुम्हारा, तो c प्लस ये करना -25 प्लस 0.5 y इक्वल टू वाई। इस तरह से आप क्या निकालोगे, ये वैल्यू निकाल लो तुम। अब ये वैल्यू निकाल लो, और यहां से y निकला है, बस तुम्हारा फट से आ जाएगा कंजम्पशन फंक्शन। तो क्या होगा, c इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 25, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना 25, ये हो जाएगा -0.5 y और प्लस y, तो y यहां कॉमन ले लेना, तो बस सीधी सी ये वैल्यू कंजम्पशन, और बस y क्या वैल्यू रख दोगे, आपका कंजम्पशन पता लग जाएगा। तो अगर आप ये चीजें अपने ध्यान में रखें कि मल्टीप्लायर क्या है, एमपीसी क्या है, एपीएस क्या है, और संस्थिति के दो ही चीजें हैं, संस्थिति में दो ही चीजें होंगी, या s बराबर i से आप निकाल लो, या y इक्वल टू सी प्लस एस, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसान है। बस एक बार जितने भी प्रश्न हैं आपके साथ, जो भी प्रश्न दिए गए हैं कहीं भी, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और अगर आप एक दिन पूरा समय कंजम्पशन फंक्शन के न्यूमेरिकल एग्जांपल पे दे देंगे तो ये सो सिंपल, आप सब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।